नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने पर। तो आपको पता है कि हम पिछले 14 डेज से यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और हम हर दिन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जहां पर सिर्फ हम उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देखते, बल्कि उनको उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस क्वेश्चन में कोई कीवर्ड है जिससे हमारा स्टैटिक का कोई टॉपिक कवर हो जाए, तो हम वो चीज भी कवर करते हैं। साथ ही साथ हम सेम ट्रिक्स देखते हैं। सेम ट्रिक्स का मतलब है यूपीएससी की लैंग्वेज है, यूपीएससी की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को समझकर ही आप 10 to 12 क्वेश्चंस एग्जाम में करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आपको किसी भी नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो हम वो सारी चीजें भी यहाँ पे देखते हैं कि एटलीस्ट ये 20 से 24 मार्क्स आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आप अभी तक हमने डे वन से लेके डे 10 तक 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिया। डे 11 से हमने स्टार्ट किया था 2015 का पेपर सॉल्व करना। आज है डे नंबर 15, जहां हम क्वेश्चन नंबर 40 से क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक कवर करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस कहाँ के हैं? ये 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं। ये जो क्लासेस हैं ये मंडे से लेके फ्राइडे तक होती है रेगुलरली। ठीक है, और ये क्लास आपको 2-5 PM पर मिल जाती है। ओके, आप बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। ओके, तो पहले पेन चेंज कर लेता हूँ बस मैं। बाकी अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगे तो आप 1.25 या 1.5 पे भी वीडियो को करके देख सकते हैं। अब मैंने आपको वैसे बता दिया कि ये क्या है, 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, बट 2015 के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन नंबर 41। तो रोज की तरह जो हम एक्सरसाइज करते हैं वही करेंगे। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, आप क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ। चलिए स्टार्ट करिए। ओके, सो आई होप आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। तो ये क्वेश्चन है मिडीवियल हिस्ट्री का, है ना, जहां पर आपसे बाबर के बारे में बात करी गई है ना। तो बोला गया है कि द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू दी, कि बाबर की इंडिया आने पर इनमें से कौन सी चीजें हुई? इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन दी सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं वो। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, चलो देखेंगे। एस्टैब्लिश ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन। ओके, तो ये यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी है, बस 3 वर्ड। ओके, 3 स्टेटमेंट्स में 3 वर्ड है जो आपको पता होने चाहिए। अब देखिए जरा, जो बाबर है उसके बारे में पहले थोड़ा जान लीजिए। जो बाबर है, आपको पता है कि इसने इंडिया में इस्टेब्लिश्ड तिमुरिद डायनेस्टी। ठीक है, ये तो चलो पता होगा क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये डिसेंडेंट है। बाबर क्या है? डिसेंडेंट है। बाबर क्या है? ऐसे कर देता हूँ, बाबर क्या है? डिसेंडेंट है ऑफ तिमुरिद डायनेस्टी। और ना, इस तिमुरिद डायनेस्टी को एक और नाम से जाना जाता है, चाहे आप उसे ऐसे भी याद रख सकते हो, क्लैन ऑफ तुर्को मंगोल। तुर्को मंगोल। अब ये शायद चीजें कम लोगों को पता होगी, इसीलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वर्ड याद रखना, या तो उसे तिमुरिड डायनेस्टी से बोलेंगे या फिर उसे क्या बोलेंगे कि वो इट इज अ क्लैन ऑफ तुर्को मंगोल। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आते हैं जरा गन पाउडर पर। इसकी वॉर्स के बारे में भी बात करेंगे, जो 4 इंपॉर्टेंट वॉर्स हैं बाबर से रिलेटेड जो आपको याद होनी चाहिए वो भी अभी देखेंगे।
पहले ये देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन दी सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, आपको एक बात याद रखनी है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, कि ये जो गन पाउडर है ना, ये बाबर नहीं लेके आया था। ठीक है, ये बाबर नहीं लेके आया था। ये आपको गन पाउडर मंगोल्स के टाइम पर 13th सेंचुरी में ही देखने को मिल गया था। मतलब हुआ क्या था, जो मंगोल्स थे वो चाइना और कुछ बॉर्डर लैंड्स हैं इंडिया के, वहां पर एंट्री करते हैं टू कॉन्कर दैट एरिया। ओके, 13th सेंचुरी की मैं बात करूं, तो उस टाइम पर जो मंगोल्स थे उन्होंने गन पाउडर का यूज किया था। तो इस वजह से बाबर तो नहीं है वो जिसने इंट्रोडक्शन किया गन पाउडर का। तो मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, मंगोल्स मंगोल्स कॉन्कर्ड बोथ चाइना एंड सम borderlands borderlands of India। ओके, अराउंड मैंने अभी क्या बताया, कब किया था, मिड 13th सेंचुरी के करीब, मिड 13th सेंचुरी में। ओके, बस ये आपको याद रखना है। उस टाइम पर जो मंगोल्स थे उन्होंने इसको गन पाउडर को यूज किया था। ओके, ऐसे कर देता हूँ, एट दैट टाइम दे यूज्ड गन पाउडर। ओके, उसके बाद आ जाते हैं ये आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था। इसके लिए भी कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं, कौन से कलर से लिखे, इससे लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्क और डोम जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस करने वाला बाबर बिल्कुल भी नहीं था। कौन था, देखो, ये तो ये तो जब मोहम्मद गौरी ने इन्वेजन कर लिया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, उसके बाद तुर्क जो थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया था किसको, आर्क एंड डोम को। ठीक है, आर्किटेक्चर में, कौन से आर्किटेक्चर में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आर्किटेक्चर में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, आर्क एंड डोम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय तुर्क्स आफ्टर मोहम्मद गौरी इन्वेजन। इन्वेजन। ओके, अब आते हैं ये तिमुरिड डायनेस्टी, ये जो मैंने बताया, ये तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि यस बाबर ने ही स्टैब्लिशमेंट किया था। बट हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और रीजन मैंने आपको अभी बता दिया। पर क्या इतना ही करना है, यार देखो, बैटल से रिलेटेड मुझे लगता है पेयरिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर बाबर से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपसे जो बाबर ने बैटल्स लड़ी थी इंडिया में, 4 मेन बैटल्स, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एटलीस्ट आप वो याद रख लेना बस, ठीक है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज पता है, उन्होंने, मैं आपको दोनों चीज बताता हूँ, उन्होंने गन पाउडर की बात क्यों करी कि इंट्रोड्यूस किया था इसने गन पाउडर। उन्होंने सोचा कि आपको इतना पता है कि बाबर ने इफेक्टिव यूज कैनन का इंडिया में इस्टेब्लिश किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने सोचा कि आप उसे गन पाउडर से कनेक्ट करोगे, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट में ये डाला। उनकी स्टेटमेंट डालने का सेंस बहुत, मतलब कि सोच समझ के होता है, ताकि आप कहीं ना कहीं से कनेक्ट करो और उसको गलत करो। ठीक है, तो अगर वो ये बोलते कि बाबर जो था वो फर्स्ट था टू इंट्रोड्यूस द इफेक्टिव यूज ऑफ कैनन। कैनन क्या होता है, तोप। ठीक है, तोप का यूज इन इंडिया। अगर ये स्टेटमेंट होती तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती,
कि तोपों का जो इफेक्टिव यूज है उसे इंट्रोड्यूस करने वाला पहला शख्स बाबर है। ठीक है, अब इसकी बैटल से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये कब हुई थी? 1526। किसके अगेंस्ट लड़ी गई थी ये आपको पता होना चाहिए। इब्राहिम लोदी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, बैटल ऑफ खानवा। एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा आपको याद करने के लिए। वैसे तो यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को देखो ट्रिक का कोई मतलब मेरे को लगता है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैं बता दूंगा। जो ये क्या है, राणा सांगा, इनके साथ जो है ये लड़ाई हुई थी। उसके बाद चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी 1528। ठीक है, ये किसके साथ हुई थी? मेदिनी राय। ओके, लास्ट लास्ट बैटल कौन सी लड़ी थी? घाघरा। ये कब लड़ी? 1529। ठीक है, किसके साथ थी? कंबाइंड फोर्सेस थी, कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अफगान्स एंड जो सुल्तान ऑफ बंगाल था उसकी आर्मी थी साथ में। एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अफगान एंड सुल्तान ऑफ बंगाल। ठीक है, वैसे ट्रिक ऐसे बनती है पानीपत के लिए, पानी या फिर ऐसे कि पी खा के चला गया। ठीक है, ऐसे बनती है। याद करनी है कर लो, नहीं करनी है कोई बात नहीं, ऐसे भी याद हो जाएगी। ठीक है, बस एक ट्रिक है तो मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही, ये तो क्वेश्चन छोटा है तो इसके लिए बस मैं 15 सेकेंड्स दूंगा आपको, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो 15 सेकेंड्स आपके पास, एक बार इस क्वेश्चन से गो थ्रू कर लो। चलिए ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ पे बोला गया है कि उस टाइम के क्वेश्चन, उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन रेलेवेंट था। ठीक है, क्योंकि 2015 का ही पेपर है, 2015 का पेपर है। और 2015 में ही आपको पता है कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। बट क्या इतना ही इंपॉर्टेंट है? क्या इतना ही पढ़ के आगे बढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं यार। अभी देखो, फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन दो चीजें हैं जो मैं पिछली क्लासेस में डीप में डिस्कस कर चुका हूँ। बट क्या हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन को डिस्कस किया? नहीं किया। तो मैं ये करूंगा। लॉ कमीशन तो देखो आपको पता है कि हर बार चेंज होती रहती है, तो जब भी करंट अफेयर्स में लॉ कमीशन से रिलेटेड कुछ आएगा मैं आपको करवा दूंगा। आपको पता है करंट अफेयर्स हर सैटरडे को मैं करवाता हूँ, है ना? वो अभी मैं आगे भी डिस्कस कर लूंगा, इसे बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। ठीक है, नीति आयोग के बारे में आपको कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है, तभी आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है? थिंक टैंक। थिंक टैंक प्लानिंग से रिलेटेड इसका, इस आयोग का काम है। ओके, रिप्लेस किसको किया था? या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, इस्टेब्लिश्ड इन 2015। 2015 में स्टैब्लिश किया, तो रिप्लेस किसको किया? प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब बनी थी? 1950 में, अभी लिखवा दूंगा थोड़ी देर में। फिर उसके बाद क्या है कि नीति आयोग से रिलेटेड और क्या याद रखना है? चेयरपर्सन कौन होता है? चेयरपर्सन, जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे वही इसके चेयरमैन होंगे नीति आयोग के। ठीक है, साथ ही साथ मेंबर्स कौन है नीति आयोग के? अगर इतना बड़ा थिंक टैंक है ये पूरे देश का, तो इसमें मेंबर्स कौन कौन है? तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि इनके मेंबर्स को मिलाकर गवर्निंग काउंसिल बोला जाता है।
गवर्निंग काउंसिल, क्योंकि काम क्या कर रही है, गवर्न करने का। काउंसिल, कि कैसे गवर्न किया जाए। ठीक है, काउंसिल। अब देखो आपको क्या याद रखना है, अरे यार ये सी भी मिट गया था क्या, ओहो, काउंसिल। ठीक है, अब देखो क्या याद रखना है, इस काउंसिल का पार्ट कौन कौन होता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है जितने भी सीएम हैं स्टेट के, चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट के, प्लस जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है किसके, यूनियन टेरिटरीज के। तो ये आपको याद रखना है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, कंप्राइजेज ऑफ सीएम्स, सीएम्स मीन्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, प्लस एलजी मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज। ठीक है, यूटीज मीन्स यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो क्या सिर्फ इतना ही जानना था नीति आयोग के बारे में, बिल्कुल अभी इतना ही जानना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन कोई इनकी पावर से रिलेटेड आता है तो आपको पता है मैं सारी पावर बता देता हूँ। तो ऐसे जब जब चीजें जिस तरीके से आती जाएंगी उस तरीके से मैं आपको बताता जाऊंगा, और इस तरीके से ही आपके स्टैटिक का पार्ट भी कवर होता जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब तक हम 120 क्लासेस पूरी कंप्लीट करेंगे, 2025 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, 2014 से 25 के, तब तक आपको समझ में इतनी बात आ जाएगी कि भाई साहब 60% सिलेबस हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, जो रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए तो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनका इतना सिलेबस भी कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, अब थोड़ा सा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर अभी तक कोई ना ये ऑप्शन में देखने को मिला ना इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया, तो मैंने सोचा कि आगे आ सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया गया है तो इससे रिलेटेड आप सब कुछ जान लो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पेज ले रहा हूँ ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए, आपका पॉलिटी का एक स्टैटिक टॉपिक खत्म करते हैं आज। देखो, ह्यूमन राइट्स कमीशन, आपको पता है मैं कमीशन को कैसे लिखता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें आपको क्या जानना है। इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया किससे, इस्टेब्लिश बाय दी, एक एक्ट था, क्या एक्ट का क्या नाम है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 के एक्ट से इसे इस्टेब्लिश किया गया। तो अगर इसे एक एक्ट से, अच्छा एक्ट नहीं लिखा मैंने, राइट्स एक्ट, एक्ट 1993। अब अगर किसी एक्ट से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी, एक कमीशन बन रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये भी क्या हो गई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ओके, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो भी बॉडी एक्ट के थ्रू बनती है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इनका टेन्योर कितना होता है, टेन्योर कितना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, या तो 3 years और until the age of 70 years। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा कोई 69 years का है और उसे 3 साल पूरे हो जाए तो फिर क्या होगा। तो ये होगा, इसमें भी एक कंडीशन है कि विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, मतलब अगर उन्हें 3 साल, 70 साल, वो 70 साल के होने से पहले ही 3 साल कंप्लीट कर दें, तो फिर ये वाली कंडीशन मानी जाएगी। अगर उनके 70 years एज जो है उनकी, वो 70 years कंप्लीट हो चुकी है पर अभी भी उनके 3 साल पूरे नहीं हुए, तब भी उनको उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टेन्योर जो है ये सिर्फ चेयरमैन का नहीं है, ये चेयरमैन प्लस मेंबर का है, चाहे वो उसके चेयरपर्सन हो। प्रॉपरली लिखता हूँ, प्रॉपरली, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे और क्या होगा। चेयर पर्सन प्लस मेंबर्स, दोनों के लिए क्या है, सेम ही कंडीशन है टेन्योर की। उसके बाद इनकी पावर्स क्या है। ठीक है, इनकी पावर्स लिखता हूँ पहले, पावर्स, जो एक सिविल कोर्ट की पावर होती है ना, कि समन करना, किसी को बुलाना, कि पेटिशन
जो है उसके लिए आप सुनवाई के लिए आएंगे। ये सारी चीजें, मतलब जो एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, वो सारी पावर इनके पास होती है। प्लस ये क्या कर सकते हैं, ये सुओ मोटो केस ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्शंस लिख देता हूँ, एक्शंस, ये बेटर वर्ड है। क्या है सुओ मोटो एक्शंस का मतलब, देखो क्या होता है, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स के ऊपर, स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके ऊपर एक वर्डिक्ट दिया था कि इन सबको एक जगह पर आप रखें। ठीक है, वो क्या था, वो किसी ने उसके अगेंस्ट पेटिशन फाइल नहीं करी थी स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद ही एक मुद्दा उठाया, एक केस उठाया और उसके ऊपर जजमेंट पास किया। तो ये वाली जो पावर है कि कोई पेटिशन डाले ना डाले, कोई केस करे ना करे, उसके बावजूद भी खुद से ही एक ऐसे टॉपिक को उठाना जो आपको लगता है कि सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके ऊपर एक्शंस लेना, उसको सुओ मोटो एक्शंस पावर बोलते हैं। ठीक है, पावर टू टेक सो मोटो एक्शंस। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर होगी इसका मतलब क्या है। उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, कैन इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स, किस चीज की कंप्लेंट्स, ऑन, ऑफ या ऑन कुछ भी लिख लो, ह्यूमन, उसके हिसाब से आगे ऑन या ऑफ के हिसाब से आगे सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस अकर्ड, अब जो लिखूंगा ना वर्ड वो इंपॉर्टेंट है बस, अकर्ड विद इन, जहां पर आपसे खेल सकते हैं वो, विद इन 1 ईयर, या फिर ऐसे लिखता हूँ लास्ट 1 ईयर, ये ज्यादा बेटर है, लास्ट 1 ईयर। देखो ये जो है ना, ये एक पावर भी है और ये एक लिमिटेशन भी है। पावर ये है कि पिछले 1 साल तक का कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस है, उसे उठाकर ये उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं, कार्रवाई इन द सेंस की इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, बट लिमिटेशन भी तो है कि अगर 2 साल 4 साल पहले कोई इंसान सामने नहीं आया और उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो ये उन केस को नहीं ले सकते। तो ये पावर भी है और ये लिमिटेशन भी है। तो हम इसको ना, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, पावर प्लस लिमिटेशन। ठीक है, ओके। अब जरा पावर्स देखनी हमने, अब लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। एक तो मैंने यहीं पे आपको बता दिया, ये भी लिमिटेशन है, लिमिटेशंस। ठीक है, तो एक लिमिटेशंस क्या है कि ये इन्वेस्टिगेट करती है अपनी रिपोर्ट्स को, ये क्या कर सकती है, अपनी रिपोर्ट्स को ये गवर्नमेंट तक ले जा सकती है, कंसर्न्ड अथॉरिटीज तक ले जा सकती है, पर ये जजमेंट पास नहीं कर सकते, ये सजाया नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि दे हैव नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस है इनकी। ठीक है, नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन ये देते किसको है, रिकमेंडेशन किसको देते हैं ये, टू दी गवर्नमेंट और कंसर्न्ड, कंसर्न्ड अथॉरिटीज। ठीक है, और एक लिमिटेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ये वाली लिमिटेशन भी एक। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं लॉ कमीशन के ऊपर। लॉ कमीशन तो देखो मैंने आपको बता ही रखा है कि चेंज होता रहता है करंट अफेयर्स में, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। इसके बारे में क्या याद रखना है, बहुत डीप में हमने डिस्कशन किया था, फिर भी थोड़ा सा लिख देता हूँ कि आर्टिकल क्या है इसका, 280, कैसी बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। इसके लिए आप पिछली क्लासेस देखेंगे ना, जब, कोई बात नहीं इस क्लास में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जब आप ये क्लास देख लो पहले, उसके बाद फिर आप फर्स्ट क्लास पे चल जाना, वहां से कवर करना शुरू करना, बहुत सारी चीजें मैंने करवाई है बहुत डीप में। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है ये मैंने बताया था, अब याद रखना जरूरी नहीं है, बस इसका ईयर याद रख लो कि इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, 1950 में, वो मैंने बता ही दिया था आपको, और नीति आयोग ने इसे रिप्लेस कर लिया 2015 में, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही बात है, छोटा सा क्वेश्चन है,
तो इसके लिए मैं आपको 15 से 17 सेकेंड्स देता हूँ, आप करो, उसके बाद मैं आपको इसका भी आंसर करवाता हूँ। ओके, अब देखिए क्या है, बोला गया है व्हाट इज Rio+20 कॉन्फ्रेंस। +20, ये चीजें ना मुझे कभी याद नहीं होती थी यार, ये रियो और समिट, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट को बहुत कम पढ़ता था, ठीक है। बट फिर एक बार ही आप पढ़ोगे ना इन्वायरमेंट को, एक बार आप थोड़ा सा समझोगे तो आपको फिर पूरा इन्वायरमेंट आ जाता है, फिर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स करने की जरूरत रहती है। तो मैं आपको इसीलिए बता देता हूँ, ये Rio+20 Rio+10 कुछ नहीं है। आपको पता है कि रियो अर्थ समिट हुई थी, ठीक है, रियो अर्थ समिट हुई थी। ये कब हुई थी? 1992 में। मैंने ये लास्ट क्लास में करवाया, लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में, ठीक है। इस रियो अर्थ समिट को कहाँ पे करवाया गया था? रियो दे जेनेरियो, ब्राजील में, ठीक है, 1992 में। अब अगर कहीं पर लिखा है Rio+10 है, तो उसका मतलब क्या है? 1992 + 10 कितना हो गया? 2002 की बात चल रही है। उसके बाद अगर Rio+20 लिखा है, तो उसका मतलब क्या है? 2012 की बात चल रही है। +10 + 10, ओके, बस इतना सा मतलब है इसका। तो अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, कि ये जो Rio+20 कॉन्फ्रेंस है, इसने क्या मेंशन किया था, ठीक है। उस टाइम पर ये न्यूज में रही होगी किसी वजह से, ठीक है, बट अभी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होगा मैं करंट अफेयर्स में आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर भी इसको देख लेते हैं क्या था। Rio+20 में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे, 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, है ना। इसकी बात करें अगर डायरेक्टली 2012 पे है, Rio+20 पे, रियो अर्थ समिट को, तो उस टाइम पर एक बात करी गई थी, ये बोला गया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसके ऊपर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई यहाँ पे, कि क्या करें हम, जब भी कोई डेवलपमेंट करे तो उसे एक सस्टेनेबल तरीके से करे, आगे आने वाली जनरेशन भी चीजों को, रिसोर्सेस को अच्छे से यूज कर पाए। ऐसा ना हो कि सारी रिसोर्सेज हमारी जनरेशन ही खत्म कर दे, एंड फिर वो क्या करे, फिर वो प्रॉब्लम में रहे पूरी जिंदगी, जैसे हम अभी कर रहे हैं। आप देखो कि नवंबर चल रहा है, ठीक है, और दिल्ली में एयर पॉल्यूशन, दिल्ली ही नहीं एनसीआर में भी और बाकी सारी जगहों पे भी यार पॉल्यूशन का क्या स्तर है, ठीक है, बट इस पे कोई बात नहीं कर रहा। आप सोचो कि आज ये है, हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो है उनका क्या होगा? जो छोटे छोटे बच्चे आज पैदा हुए हैं इस एनवायरनमेंट में, उनका क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो दिल्ली से बाहर जाकर भी रह सके? समझे? कि बहुत आसान है बोलना कि यार तो दिल्ली से एनसीआर से बाहर चले जाओ ना भाई, नहीं है लोगों के पास रिसोर्सेज, उनको अपना पेट भी पालना है। अगर यहाँ से पॉल्यूशन के डर से भागेंगे तो आगे जाके भूखे मर जाएंगे कहीं और जाकर, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। तो ये बात है, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम पर ही ये बात करी गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये जो Rio+20 है, ये जो Rio+20 है, इसमें क्या किया गया? इसमें एक डिक्लेरेशन करी गई। डिक्लेरेशन वो क्या थी? डिक्लेरेशन जो है उसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। डिक्लेरेशन, वो क्या डिक्लेरेशन थी? डिक्लेरेशन वो ये थी कि फ्यूचर फ्यूचर वी वांट। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे आपसे पूछ ले कि एक डिक्लेरेशन की गई थी फ्यूचर वी वांट, वो कौन सी रियो समिट में करी गई थी? तो Rio+20 में करी गई थी। इस टाइम पर एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इस्टेब्लिश्ड, क्या इस्टेब्लिश करी गई थी? हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है आपको इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए, ठीक है। और कोई इतना बड़ा ये टॉपिक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसे भी एक बार सुन लो, यूट्यूब पे ही आपको क्या क्या मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लास्ट 12 ईयर्स के प्रीवियस
ईयर क्वेश्चन की सीरीज तो आप देख ही रहे हैं, है ना, मंडे टू फ्राइडे होती है और 5 PM पे आपको ये वीडियो मिल जाती है। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर जो है अभी हम अक्टूबर कवर कर रहे हैं, है ना। अक्टूबर को भी मैं 4 पार्ट्स में कवर करता हूँ। पहले 3 पार्ट में तो हम पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक हम पूरे महीने की करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, बट पार्ट 4 में मैं प्लेसेस इन न्यूज करवाता हूँ, प्लेसेस इन न्यूज, ताकि क्या हो कि ये जो प्लेसेस इन न्यूज है ये रिवाइज करना आपके लिए आसान हो जाए, है ना, बार बार आपको क्वेश्चंस में जाके ना ढूंढनी पड़े। और ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस के थ्रू करवाऊंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस के रूप में चीजों को याद करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, और आपको पता भी चल जाता है कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ हर रोज ये वीडियो भी आपको सैटरडे को सैटरडे सैटरडे को 2-5 PM पे मिल जाती है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे फिर सैटरडे को ये, ठीक है। और जो ये डेली वन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स है, ये मैं क्या करता हूँ, एक कोई भी टॉपिक उठाता हूँ दिन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है और उसके ऊपर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ये सुबह आपको 7 बजे वीडियो मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से वही है, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, 15 सेकेंड्स देता हूँ, आप एक बार पढ़ो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो जरा, यहाँ पर ना लिखा हुआ है, हमेशा वो ऐसे ही करेंगे, मैंने देखा है कि जब भी किसी भी स्टेटमेंट में आपको दिखे ना, पॉलिटी की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये सारी ट्रिक्स है, नॉलेज को ये कभी भी ओवर पावर नहीं कर सकती, है ना। नॉलेज जिसको है सिर्फ वही चीजों को उस टाइम पर उस कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिया था कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर, इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऐसे समझ लो। यार ये कितनी गलत स्टेटमेंट है, आप सोचो। एग्जीक्यूटिव पावर आप कब, कोई भी मतलब कि गवर्नमेंट जो है हमारे इंडिया की, कोई भी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पावर को कब एंजॉय कर सकती है, जब उस एग्जीक्यूटिव पावर पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाए, जब उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाए, तभी तो उस एग्जीक्यूटिव पावर को कोई भी गवर्नमेंट एंजॉय कर सकती है ना। तो आप सोचो कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है ये है किसके पास, ये यार प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, प्रेसिडेंट के पास है, क्योंकि इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर साइन करने से पहले कोई भी पावर को यूज नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर को, रियल तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर को एंजॉय करते हैं या यूज करते हैं? नहीं। ये कैसे यूज करेंगे, ये जो एग्जीक्यूटिव पावर दे रखी है प्रेसिडेंट की, किस में दे रखी है, आर्टिकल 53(1)। चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं नीचे सब लिखवा दूंगा, ऐसे तो हौच पौच हो जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ नीचे। तो दिस इज रॉन्ग, ये प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। दूसरी चीज, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। यार जब भी देखो पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन मिले ना कि एग्जीक्यूटिव पावर की पावर जो है वो इसके पास है, जो सिविल सर्विसेज का बोर्ड का चेयरमैन है या इसका हेड है, या ये पावर इसके पास है, ऐसे क्वेश्चंस में अपने कान खड़े कर लिया करो कि प्रोबेबली वो रॉन्ग होगा, ठीक है, प्रोबेबली वो रॉन्ग होगा, बट फिर भी मैं ये कहता हूँ नॉलेज इज सुप्रीम, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ट्रिक्स आपको 100% वर्क नहीं करती है, बट फिर भी जब आप रेशियो देखोगे गलत और सही का, तो सही वाले ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया है, बट फिर से मैं बोलूंगा प्लीज, जैसे एनवायरनमेंट में मैंने आपको बोला था ना भाई देख लो 100% वर्क कर रही है वो चीजें, उसकी तरह पॉलिटी में वर्क नहीं करती है, बिकॉज यूपीएससी भी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने पॉलिटी के बेसिक्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये कौन है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी है। कैबिनेट सेक्रेटरी खुद एक आईएएस ऑफिसर होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ये खुद एक इंडियन सिविल सर्विसेज के एक ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके, सिविल सर्विसेज बोर्ड के। उन उसमें पीएम का कुछ भी लेना देना नहीं,
अब जरा ना इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, जो पहला आपको दे रखा है ना कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इन इंडिया इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, हाँ बिल्कुल, आर्टिकल आर्टिकल 53(1) में ये चीज लिखी हुई है, जो स्टेटमेंट वहां पे गिवन है, मैं लिख देता हूँ। जो स्टेटमेंट 1 में गिवन है, जिसे मैंने अभी चेंज कर दिया है, ठीक है, प्रेसिडेंट कर दिया, वो एकदम करेक्ट है। पर क्या ये अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं खुद? नहीं, इसमें ऐसे लिखा है प्रेसिडेंट, ठीक है। बट मैं एक चीज बताता हूं आपको, इट इज एक्सरसाइज्ड एक्सरसाइज्ड थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिन्हें क्या माना गया है, जिन्हें माना गया है कि ये क्या है, ये ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंट। मतलब जो सॉरी, जो प्रेसिडेंट है, वो अपनी इस एग्जीक्यूटिव पावर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू यूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास है। क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव पावर इनके पास है। बट फिर भी ये भी इस पावर को यूज नहीं कर सकते जब तक प्रेसिडेंट अलाउ ना करे। ओके, तो पावर किसके पास है? इनके पास है। पर यूज कैसे करते हैं, एक्सरसाइज कैसे करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। बस मैं ये कॉन्सेप्ट चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन वो घुमा भी सकते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उससे ज्यादा उस क्वेश्चन में कुछ समझने के लिए है नहीं, ठीक है। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन है गोल्डी लॉक जोन से रिलेटेड, फिर 10 सेकंड देता हूं आपको, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, है ना। अब ये गोल्डी लॉक जोन क्या है, मैं जरा बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये सन है। क्या मैं सिर्फ अपने सन की बात कर रहा हूँ, जो हमारे सोलर सिस्टम का सन है? नहीं, ये किसी भी सोलर सिस्टम का सन हो सकता है। रुको, अच्छे से लिख देता हूँ। और ये किसी भी सोलर सिस्टम का सन हो सकता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे प्लैनेट्स है, या कहीं इनके आसपास प्लैनेट है, ये कोई भी सन है, ठीक है। अब क्या होता है, हर सन के आसपास एक क्या होता है, हर सन के आसपास एक जोन होती है। हर सन के आसपास एक जोन होती है, ठीक है। ठीक है, हर सन के पास एक जोन होती है जिसमें लाइफ पॉसिबल है। जिसमें क्या है, लाइफ पॉसिबल है। क्योंकि सन के सब जो ज्यादा पास है, वहां पर इट इज टू हॉट, कि वहां पर लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती। जो ज्यादा ही दूर है, वहां पर इतनी ठंड है कि वहां पे भी लाइफ फॉर्म नहीं हो सकती। क्योंकि आपको पता है कि हमारी समझ के हिसाब से अभी तो ये समझ है कि वाटर होना जरूरी है, जिस जिसकी वजह से लाइफ होती है। तो अगर ज्यादा पास है तो वह वाटर नहीं हो सकता, ज्यादा दूर है तो वहां लिक्विड फॉर्म में वाटर नहीं हो सकता। तो इसीलिए सिर्फ एक जोन है, जहां पर एक जोन है जहां पर लाइफ सस्टेन कर सकती है, और उसी जोन को गोल्डी लॉक जोन बोला जाता है, ठीक है। इसी जोन का एक और नाम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैबिटेबल जोन, मतलब जहां रहा जा सकता है, ठीक है। ये जोन जो होती है, नॉट टू हार्ड, हार्ड बोल रहा हूँ, वाह जी वाह, नॉट टू हॉट,
नॉट टू हॉट, साथ ही साथ नॉट टू कोल्ड। ना ही ज्यादा कोल्ड होती है, ना ही ज्यादा हॉट होती है। आप अर्थ पे रहते हैं, आपको पता है कैसा क्लाइमेट, कैसा वेदर होता है, ठीक है। अब यही इसी से रिलेटेड हमें चीजें यहाँ पे ढूंढनी है। द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं, अराउंड द सन। तो ये तो गलत है। रीजन्स इनसाइड द अर्थ, अरे यार इनसाइड द अर्थ की बात ही नहीं हो रही। सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर आउटर स्पेस, चलो ठीक है देख लेंगे इसे। सर्च फॉर मीटेरॉइड्स, अरे मीटेरॉइड कहाँ से आ गए, बिल्कुल अर्थ लाइक प्लैनेट्स को ढूंढना कहाँ पर, आउटर स्पेस में, कि क्या साथ वाले सोलर सिस्टम में या या हमारे ही सोलर सिस्टम में अर्थ जैसा हैबिटेबल जोन के अंदर कोई और भी है जहाँ पे लाइफ सस्टेन कर सकती है, ठीक है। ये चीजें, इसको हम क्या बोलते हैं, एक गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। तो ये बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से आपको 15 सेकेंड देता हूँ, देख लो, सोच लो, समझ लो, और उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए अब समझते हैं जरा। देखो बात क्या है, बात ये है कि आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया था, जिसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। क्या किया था उन्होंने, सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, ओके। अब क्या है, वो भी आपने 1930 में ही देखा था। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 1930 में देखा था। पर सेम 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 एक मार्च हुई थी तंजोर कोस्ट पे, जहां पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, साउथ में, ठीक है। ये किसने करी थी, आपको पता होना चाहिए कि ये उसी ने करी थी जो हमारे देश के पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। तो आपको पता है वो कौन थे, सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। इन्होंने ये किया था। इनके बारे में और क्या याद रखना है आपको, कि फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर, इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, इंडियन गवर्नर जनरल, ओके, ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो थे ही, बट वो भी पहले इंडियन थे और लास्ट इंडियन थे, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में और कुछ याद रखना है, रख सकते हो, जैसे कि इनको भारत रत्न मिला था, भारत, इनको भारत, भारत रत्न मिला था। कब मिला था, 1954 में, ठीक है, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था इनकी लाइफ से रिलेटेड, और ये एक इंपॉर्टेंट है चीज जो आपको याद रखनी है। अब ऑप्शंस में और भी पर्सनालिटीज हैं, तो हमें क्या सबके बारे में याद करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना याद कर लो। इनके बारे में जरूर याद रखना दो तीन चीजें। आपको पता है ना, जो तूतीकोरिन पोर्ट है, ठीक है, उनका उसका नाम चेंज करके इनके नाम पर ही रखा गया था, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, नेम ऑफ तूतीकोरिन पोर्ट, वो इनके नाम पे ही रखा गया था, ठीक है, इनके नाम पे ही रखा गया था। ये आपको याद रखना है, ऐसे लिख दो, ऑन हिज नेम। बाकी इनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बढ़िया चीज है, वो भी आपको पता होना चाहिए, जो क्या है कि ना, क्या हुआ था कि आपको पता है कि एक ब्रिटिश की नेविगेशन कंपनी थी, उसका नाम क्या था, ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, जिसने मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी इस बिजनेस में, ठीक है। उसी को काउंटर करने के लिए,
है ना, वीओसी पिल्लई ने क्या किया था, एक अपनी कंपनी बनाई थी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। कब बनाई थी? 1906 में बनाई थी, ताकि क्या कर सके, वो इस मोनोपोली को तोड़ सके। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं आपके लिए, फाउंडेड फाउंडेड, ये प्लीज याद रखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकता है, क्योंकि अब ऑप्शन में दिया है तो आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, फाउंडेड स्वदेशी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन, नेविगेशन स्टीम नेविगेशन कंपनी, कब बनाई थी इन्होंने ये? इन 1906। किस लिए बनाई थी? टू compete अगेंस्ट, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, रुको। ठीक है, टू compete अगेंस्ट, टू compete अगेंस्ट, एक कौन सी कंपनी मैंने अभी आपको बताई थी, अगेंस्ट ऐसे लिख देता हूँ पहले, अगेंस्ट दी मोनोपोली ऑफ, मोनोपोली ऑफ, मोनोपोली आपको पता है ना, इकोनॉमिक्स का आपका एक कॉन्सेप्ट है, जो मोनोपोली का मतलब होता है जहां पर एक ही, जैसे हम बोले कि सेलर हो, जिसकी अकेले की मोनोपोली है। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को मोनोपोली बोला जा सकता है, जाता है, जहां पर सिर्फ एक ही सेलर है, बस वही अपना सामान बेच सकता है और बायर बहुत सारे हैं। ओके, अब देखो, मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्टीम, आज मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेटर है, एकदम सीधी सीधी जा रही है, जस्ट बिकॉज मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ, है ना, जब जरूरत पड़ेगी तो नीचे भी देख लेंगे, अपने पेन टैब की तरह तरफ। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं पेन टैब पे देखता हूँ, वैसे ही मेरी राइटिंग गड़बड़ कर जाती है, और जैसे ही मैं स्क्रीन पे देख के बोल रहा होता हूँ और लिख रहा होता हूँ, तब तक ठीक रहती है। चलिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है पेन टैब पे देखने की, क्योंकि पेन टैब ही खत्म हो जाता है, फिर देखना तो पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट करना है फिर से। तो देखो सर, नेविगेशन कंपनी, ये इस कंपनी का नाम था, जिसकी जिसने मोनोपोली बना रखी थी। ओके, तो उसको ही compete करने के लिए, उसके अगेंस्ट compete करने के लिए फिर वीओसी पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को 1906 में इस्टेब्लिश किया। ओके, फिर आते हैं के कामराज के बारे में, कामराज के बारे में, इनके बारे में आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। 1960s में काफ़ी, मतलब कि फ्रीडम स्ट्रगल में भी ये थे, बट 1960s में इन्हें एक नाम दिया गया था, इन 1960s इन्हें एक नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? द किंग मेकर। ठीक है, किंग मेकर, और कुछ इतना याद करने के लिए इनके बारे में है नहीं। एनी बीसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे भी इनसे रिलेटेड आज एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो एनी बीसेंट से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है? तो आपको सबसे पहले तो ये पता होगा कि ये किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, कहाँ पे? इन इंडिया। अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो कौन थी? मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, बट वो फिर से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। अगर जैसे जब ये सीरीज खत्म होती है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले मैं आपके लिए ब्रीफ में जितने टॉपिक्स हो सकेंगे एग्जाम से पहले वो कवर करूंगा, लाइक इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करूंगा। ठीक है, तब मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। अब देखो जरा, एनी बीसेंट के बारे में और क्या जानना है हमें? ये जानना है कि इनके दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे। दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे, क्या नाम था उनका? पहले का नाम था द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। ओहो,
इसको भी हटा ही देते हैं, कॉमनवेल्थ। ठीक है, दूसरे का नाम क्या था, एंड ऐसे कर देते हैं, न्यू इंडिया। प्लीज ये दोनों याद रखना, पेयरिंग वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है या फिर स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। ये कौन थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, क्या फीमेल या वुमन लिख लो, वुमन, वुमन प्रेसिडेंट। अरे भाई ये वुमन लग रहा है, वुमर लग रहा है, वुमन ढंग से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं तब आपको बता दूंगा दोनों के बारे में अच्छे से। आगे बढ़ते, देखो उस टाइम के हिसाब से ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, बट लो 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स इसे पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये बोला गया है, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ सिटी ऑन द साउथ बैंक of a tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong। बहुत ही ज्यादा, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डीप क्वेश्चन, जितना शायद हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, प्लीज यहाँ पर ना कोई स्टेटमेंट है, ना आप किसी तरीके से यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ के चीजों को कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटर यही होगा कि अगर आपको आता है तो आप करें, ना नहीं आता और फिर भी आप दो ऑप्शन तक पहुंच जाए तो अटेम्प्ट कर लो। लेकिन अगर आपके लिए चारों ऑप्शन ही न्यू है और आपको लगता है नहीं भाई नहीं पता, तो प्लीज गलती मत करना और अपने लिए भी मुश्किल खड़ी मत करना, क्योंकि एग्जाम के बाहर जब आप निकलेंगे तो जब नेगेटिव में मार्किंग होती है ना, तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, बट फिर भी अब जो चीजें हैं, मैं चारों ऑप्शन के बारे में कुछ कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, आगे आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है हरिहर वन। आपको पता है हरिहर वन एंड हरिहर वन ने क्या किया था, हरिहर एंड बुक्का ने क्या किया था, विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, चलो इसे ब्लू से कर देता हूँ, बाकी कुछ और रेड से कर देंगे। हरिहर एंड बुक्का ने क्या किया था, विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये कौन थे, फाउंडर ऑफ विजय नगर एम्पायर। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1336 में, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा कि मैं विजयनगर एम्पायर अभी इधर सब कुछ करवा रहा हूँ, क्योंकि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, तो वहां पर जब स्पेसिफिकली विजयनगर एम्पायर का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको पूरा का पूरा स्टैटिक का पार्ट करवा दूंगा आपका। पर अभी फिर भी कुछ देख लो, ओवरव्यू। विजयनगर एम्पायर है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर को रूल किया, रूल्ड बाय 4 डायनेस्टीज। 4 डायनेस्टीज ने विजयनगर एम्पायर को रूल किया। पहली डायनेस्टी कौन सी थी, संगम, ठीक है। सेकेंड डायनेस्टी कौन सी थी, सलुवा। थर्ड कौन सी थी, तुलुवा।
फोर्थ कौन सी थी जो लास्ट डायनेस्टी थी? अराविदु। ये चार डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया था किसको? विजयनगर एम्पायर को। ठीक है। कैसे खत्म हुई, क्या हुई? विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड आगे बहुत क्वेश्चन है यार, वहां पे स्टैटिक करेंगे आराम से। अभी औरों के बारे में भी देखो। अब उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर लिखा गया है अमोघ वर्षा 1। बहुत लोगों ने पढ़ा है, बहुत ने नहीं पढ़ा है, तो बस अभी इतना जान लो कि ये कौन सी डायनेस्टी से थे। राष्ट्र, एस एच लिख देते हैं, राष्ट्र, एस एच, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से थे। ठीक है। इनका जो टेन्योर था, या बोले कि इन्होंने कब से कब तक ये थे, तो आपको पता होना चाहिए 802, मतलब कि 9th सेंचुरी हम बात कर रहे हैं, 9th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 878 AD तक थे ये। ठीक है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से थे। ठीक है। ये जो थे, ये जैनिज्म को फॉलो करते थे, और जो दिगंबर सेक्ट था ना जैन का, उनको ये पैटर्नाइज करते थे। तो आप ऐसे लिख सकते हो, पैटर्न ऑफ जैन्स। और जैन्स में भी कौन? दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म। ठीक है। ओके। अब आता है ये बलाला 1 और बलाला 2, सॉरी, पेन चेंज कर लेते हैं, बलाला 2। ठीक है। इनके बारे में क्या कितना याद रखना है, कितना नहीं रखना है? एक्चुअल में ये बलाला 1 जो है, इनका नाम है वीर बलाला 2। ठीक है। बलाला 2 का नाम क्या है? वीर बलाला 2। कौन सी इनकी डायनेस्टी थी, क्या थे? तो ये कौन थे? होयसला रूलर रूलर ऑफ द्वार समुद्रा। द्वार समुद्रा कहाँ है पता है आपको? कर्नाटका में है ना, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्यों ये ऑप्शन में भी दिया गया है। इससे रिलेटेड और क्या आपसे अब वो पूछ सकते हैं? वो ये पूछ सकते हैं कि इनको हराया किसने। तो आपको पता होना चाहिए, ही वॉज डिफीटेड बाय अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो प्लीज आगे आने वाले टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, या ऐसे करके कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज याद रखना। ओके। वापस रेड पे आ जाते हैं, लास्ट बातें हैं। प्रताप प्रताप अरुदा 2। ठीक है। इनके बारे में भी आप जान लो, मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे। कुछ ज्यादा ज्यादा नहीं जानना है, देखो बहुत डीप में नहीं जाना है, ऐसा नहीं है कि अब देखो हिस्ट्री तो बहुत ही डीप है। हिस्ट्री में तो जितना पढ़ लो उतना कम है। तो सिर्फ उतना पढ़ना है कि जिससे हमारा पेपर निकल जाए। ठीक है। प्रताप रुदा 2। ठीक है। अब इनके बारे में आपको क्या जानना है कि इनको एक और नाम से जाना जाता था, ऑल्सो नोन एज रुद्रदेव रुद्रदेव 2। रुद्रदेव 2 के नाम से भी जाना जाता था। ये कौन थे? ये क्यों आपसे पूछा गया आपको पता है? क्योंकि आपको पता है जो काकाटिया डायनेस्टी है ना, उसके ये लास्ट रूलर थे। सोचो, उन्होंने कोई भी एक्सट्रीम चीज नहीं पूछी है। उन्होंने ऐसे ही चीजें पूछी हैं जो किसी फेमस डायनेस्टी के या तो इम्पोर्टेंट रूलर है, या लास्ट रूलर है, या उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है। ठीक है। तो ये कौन थे? लास्ट रूलर ऑफ काकाटिया डायनेस्टी ऑफ इंडिया। ठीक है। ये जो काकाटिया डायनेस्टी थी, इसकी कैपिटल क्या थी? तो आपको पता है कैपिटल, इनके टाइम पर कैपिटल क्या थी? वारंगल। ठीक है।
बस इतनी चीज़ें थी जो आपको इनसे रिलेटेड पता होनी चाहिए। मैंने फिर भी बहुत एक्स्ट्रा बता दिया है, ठीक है? अगर आप ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तब भी कोई बात नहीं, ठीक है? बट मेरा काम है आप तक सब कुछ पहुँचाना, तो मैं वो अपना काम करूँगा। फिर आपका डिसीजन है आपको क्या चीज़ें स्किप करनी है और क्या करनी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसे आप देखो, ये क्वेश्चन वैसे अभी डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर ही मैं, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो एटलीस्ट। तो फिर भी दे रहा हूँ आपको 15 से 20 सेकंड्स, आप देख लो, ओके? चलिए देखते हो। देखो, जो फर्स्ट मैंने ऊपर, हाँ मार्क तो करवा दिया था, ठीक है। जो फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इन्होंने बोला है वो सरोजिनी नायडू है, बट ऐसा नहीं है। ये तो फर्स्ट, अभी बताया था पीछे, फर्स्ट इंडियन वुमन है, फर्स्ट इंडियन वुमन, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है? कब बनी थी? हमेशा याद रखना, जब भी फर्स्ट कोई चीज है ना, तो आपको पता होना चाहिए उनका सेशन कौन सा था और ईयर कौन सा था, ठीक है? तो इनका भी जो सेशन था वो कौन सा था? कानपुर सेशन। किस चीज का सेशन है? ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। अभी सरोजनी नायडू से रिलेटेड एक चीज और लिखवा दूंगा, पहले यहाँ चलते हैं। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट की बात करें तो ये कौन है? अभी पीछे देखा था, एनी बीसेंट। ये जो एनी बीसेंट है, ये कब बनी थी, कौन से सेशन में बनी थी? तो कैलकाटा सेशन, कब? 1917। ये कौन सा सेशन है? ऑफ आईएनसी, ठीक है? 1916 में इन्होंने ही एक बड़ा काम किया था, ठीक है? एक लीग चलाई थी, उस लीग का प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताना, ठीक है? उसके बाद आ जाओ, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयब जी। एकदम ठीक है, ठीक है? कब बने थे ये थर्ड सेशन हुआ था, थर्ड सेशन ऑफ आईएनसी, ठीक है? फर्स्ट सेशन आपको पता है 1885 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आईएनसी का, उसके बाद थर्ड सेशन कब होगा? 1887 में, ठीक है? कहां पर हुआ था? मद्रास में हुआ था, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इन मद्रास। कब हुआ? 1887 में, ठीक है? अब ना फर्स्ट भी याद रखना, ठीक है? कि फर्स्ट कहां पर हुआ था, ठीक है, और कौन उसका था। अब मुझे जरा ये कमेंट सेक्शन में बता दो, फर्स्ट सेशन कब और कहाँ हुआ, किसका? ऑफ आईएनसी, ठीक है? ये तो मेरे को लगता है आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि इतनी सिंपल चीज है ये। अब क्या हुआ था, मैं जो सरोजिनी नायडू के बारे में आपको बताना चाह रहा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सरोजिनी नायडू जी के बारे में। इनके बारे में एक चीज आपको याद रखनी है कि इनको एक खिताब दिया गया था, कासिर ए हिंद। क्यों बोला गया था, क्यों दिया गया था ये टाइटल? आपको पता है ना, असर्शन और रीजन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि शी वॉज गिवन द टाइटल और अवॉर्डेड एज कासिर ए हिंद, और कंक्लू जो असर्शन और रीजन में उसका रीजन दिया होता है, तो रीजन भी पता होना चाहिए क्यों ये टाइटल मिला था। क्योंकि इनका जो वर्क था ड्यूरिंग जब प्लेग हुआ था, प्लेग एपिडेमिक इंडिया में आया था, तो उस टाइम पर जिस तरीके से इन्होंने लोगों की हेल्प करी थी, इनका जो वर्क था, उसके लिए इन्हें ये खिताब मिला था, ठीक है? तो मैं ऐसे लिख देता हूँ बस शॉर्ट में, वर्क ड्यूरिंग प्लेग इन, या फिर प्लेग एपिडेमिक पूरा ही लिख देता हूँ, प्लेग प्लेग एपिडेमिक इन इंडिया,
उस टाइम पर जो इन्होंने काम किया था उसके लिए इन्हें ये टाइटल मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में बताइए। देखो उस टाइम ये न्यूज़ में रहा होगा, इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। अभी के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये फंड है क्या और किसके अंडर आता है। ठीक है, तो इतना ही पता होना चाहिए। फिर से आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, एक बार आप स्टेटमेंट्स पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, उसमें जब तक डेटा ना दिया हो और बहुत ही सिंपल जर्नल स्टेटमेंट हो, तो उसको आप करेक्ट मानो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है, इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज करेक्ट इन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। इसी के लिए तो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है, वो तो नाम में ही दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये चीज एकदम करेक्ट है। मैंने बोला सिंपल जर्नल स्टेटमेंट हो, उसे कभी गलत मत मानना। डेटा तो यहां दिया गया, इट इज फाउंडेड अंडर द एजेस। अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई साहब भर भर के ऑर्गेनाइजेशन डाल दो। ठीक है, और इनको लगेगा अरे हाँ यार हो सकता है ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इतना बड़ा फंड बनाया गया है, तो होंगी यार, ये तो होंगी। बट आप दूसरी तरीके से सोचो, क्या पता इनमें से एक भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ना हो, ये भी तो वो कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन दी हो, मिनिस्ट्री दी हो, या फिर बोला हो कि ये इसके अंडर काम कर रही है, कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, एक भी ऑर्गेनाइजेशन इनमें से नहीं थी। कौन था? जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? UNFCCC। कल करवाया था ना, थोड़ा आगे करके लिख देता हूँ, यहाँ पे तो छुप गया है। कौन थी? UNFCCC। कल बहुत ही डीप में इसके बारे में सब कुछ समझाया आपको, है ना? क्या इसका फ्रेमवर्क होता है, क्यों बनाया गया, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो कल वाली क्लास देखना और उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके। तो दिस वाज इनकरेक्ट, तो इसकी वजह से क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्या पीछे भी मैंने आंसर मार्क कर दिया था? नहीं, पीछे मैंने मार्क नहीं किया था। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत थी और ये वाली स्टेटमेंट सही थी, तो ओनली टू इज द राइट आंसर। क्या उससे पहले कर दिया था? हाँ हाँ, उससे पहले कर दिया था, उससे पहले भी कर दिया था क्या? कर दिया था, ठीक है। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन जो है आज की क्लास का, उसकी तरफ चलते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब देखो कितना, मतलब कि आज के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसके हिसाब से कितना इजी क्वेश्चन था। कि एक प्राइस पूछा था, प्राइस तो आप पढ़ते ही हो यार, करंट अफेयर में स्टैटिक का पार्ट है। तो बोला गया है, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2014 वाज गिवन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। उस टाइम पर इसरो को दिया गया था, इसलिए पूछा गया था। ठीक है, तो आज के हिसाब से क्या कुछ पढ़ना है? नहीं, आज के हिसाब से कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स में जब भी इससे रिलेटेड कोई चीज आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि आपको मिलेगी कल। तब तक के लिए जय हिंद।